नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 2026 दस्तक दे चुका है, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद जब 3 जनवरी 2026 को मैं कर्नल वीरेंद्र शाही सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट से बात कर रहा हूं, तो कुछ ऐसे मुद्दों की चर्चा करूंगा जिनका तारुफ और संबंध, एक ही बात हुई, पूरी तरीके से भारत से जुड़ते हैं। तार जुड़ जाते हैं इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको लग रहा होगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। जी, अगर ईरान की स्थिति देखें तो कुल 24 शहर इस समय वहां पर जेंजी आंदोलन बताया जा रहा है, चल रहा है, जबकि मेरा ऐसा मानना है ये कोई जेंजी आंदोलन नहीं है। ये अमेरिका और इजराइल ने रिजीम चेंज करने की जो बात युद्ध के समय की थी जून 2025 में, उसको प्रोसीडिंग्स में ला दिया गया है। अब वो एक फॉलोअप हो रहा है। ये और बात है कि एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन कह रहे हैं कि हमको अपने ही गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और अगर हम अपने लोगों को उनकी चाहत के मुताबिक वो सब कुछ नहीं दे सकते तो हम जहन्नुम जाएंगे। ये पेजेस्कियन का वक्तव्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी तरफ खमेनी रिजीम और उससे जुड़े तमाम वो मिलिट्री लीडर्स या और जो अन्य नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका मुगालते में है, ईरान में कुछ भी नहीं होने वाला। क्या कुछ होगा, क्योंकि एक आंदोलन से एक स्थापित व्यवस्था को बदलने की बात हो रही है। और अमेरिका, इजराइल इसमें है। इजराइल हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारा रणनीतिक सहयोगी है, ईरान भी हमारा दोस्त है। लेकिन कुल मिलाकर के किसी व्यवस्था को बदलने का यह तरीका, कम से कम इसका सपोर्ट खुले तौर पे नहीं करना चाहिए। एक और बात है कि जिस कट्टरपंथ की राह पर ईरान चल रहा था और पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल को तबाह करने के लिए प्रॉक्सीज खड़ा हो रहा था, अगर वो उसी पर खड़ा हुआ अपनी व्यवस्थाओं का, अपनी दुर्व्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है, तो वहां के लोगों को इसका विरोध करके खमेनेई को बताना भी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों बात मैं कह रहा हूं, यही समस्या भारत के साथ जुड़ रही है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश में एक बहुत ही दूसरी स्थिति पैदा हो गई है जब से प्रधानमंत्री की चिट्ठी तारिक रहमान, जो बेगम खालिदा जिया के लड़के हैं, उनको दे दी गई है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के मियां मुनीर भी बहुत कुछ उबल रहे हैं, भड़क रहे हैं, तड़क रहे हैं। एक तरफ भारत के साथ युद्ध होने की स्थिति में वहां के राष्ट्रपति जरदारी कहते हैं कि हम तो बंकर में छुपने के लिए मजबूर किए जा रहे थे, और दूसरी तरफ भारत को धमकी भी दे रहे हैं मुनीर एंड कंपनी विद जरदारी और वहां के प्रधानमंत्री जो सिर्फ मियां मुनीर की आज्ञा पर काम करते हैं, वो भी भारत को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और चीन अरुणाचल को लेकर के उसकी भवें तंती जरूर है, लेकिन उसको पता है कि भारत क्या कर सकता है। कुल मिला के ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हम टैकल कर सकते हैं, ऐसा कर्नल सर भी कहते हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ी समस्या बन सकती है। जेन जी, ईरान भी जेनजीज के आगोश में आ चुका है। कर्नल सर, अब बारी आपकी है बोलने की। क्या कुछ देख रहे हैं 2026 की वो चुनौतियां जो बिल्कुल दिख रही हैं कि भारत के सामने वो आ रही हैं? धन्यवाद दिवाकर जी। 26 आ गया है, और 26 के आने के साथ ही हमें पूरा दृष्टिकोण साफ करना चाहिए कि क्या क्या हमारे सामने आने वाले चंद महीनों में होने वाला है। कुछ चीजों ने अपने पैर 26 आने से पहले 25 के अंत के महीनों में, नवंबर दिसंबर में दिखा दिए थे। एशियन थिएटर में भी, वर्ल्ड थिएटर में भी, और भारत में भी। मैं जो हमारे लद्दाख में हुआ उसको उसका एक ही कदम बताता हूँ। जो एक्सोडस हमने अभी डिपोर्टेशन शुरू किया है रोहिंग्याओं का और
बांग्लादेशियों का, वो एक शुरुआत हमने की है। इस शुरुआत की अपोजिशन भी होगी। और हो रही है। पहले मैं इंटरनल चीजें ले लेता हूं, फिर मैं सोचता हूं कि हम एशियन चैप्टर पर जाएंगे और समय होने पर वैश्विक बात करेंगे, नहीं तो उसको फिर दोबारा लिया जा सकता है। इंटरनली अब एसआईआर शुरू हो गया, बिहार में कंप्लीट हो गया। जो मुश्किलें सामने आई वो सब हमने देखी और हम उनको विन ओवर कर सके। उनके ऊपर देश की रणनीति कामयाब रही, इलेक्शन का रिजल्ट भी सामने आ गया। शायद और तेज होकर और होशियार होकर इसी तरह की चुनौतियां पेश की जाएंगी जब सेंसस और एसआईआर का प्रयोग कुछ अन्य स्टेट्स में होगा, केरला, जेएंडके, तमिलनाडु और कुछ अन्य स्टेट्स में। जब ये शुरू हो जाएगा सिलसिला तो किसी तरह की चुनौतियां आएंगी। शायद कुछ चुनौतियां इससे ज्यादा तेज तराश हो और हो सकता है चंद वायलेंट इंसिडेंट्स भी देखने को मिले। जी। तो एक तो इन सबको एक साथ शुरू नहीं किया जा सकता, बारी बारी इनको टैकल करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि कहीं भी ये वायलेंट रूप न लें, उसके लिए प्रोएक्टिव तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब तो देश जानता है कुछ लोग हैं, और वो कौन लोग हैं जो इस का विरोध करेंगे, जिनका वोट बैंक ही इंपोर्टेड है। वो अपने इंपोर्टेड वोट बैंक को खोना नहीं चाहेंगे। उनको उन्होंने लाए, उनको सेटल करने में मदद की, उनको मोटिवेट करने में मदद की। और जैसा मैंने एक बार पहले कहा था कि इन पिछले 20 वर्षों में वो बच्चे जो कि रोहिंग्या परिवारों में पैदा हुए, बांग्लादेशी परिवारों में पैदा हुए, उनके रजिस्ट्रेशन इंडियन कपल्स के नाम से, उनके बच्चों के नाम से हुए। इसके साथ ही मैंने जिक्र दिया था हाफ इंडियंस। जब मैं हाफ इंडियंस कहता हूं, मैं बड़ी शब्द क्लियर तौर पर बताना चाहता हूं, वो माताएं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया पर पिता पाकिस्तानी है, वो माताएं जो पाकिस्तानी है और भारत में आकर उन्होंने जन्म दिया। यासीन मलिक की बेगम को आपने 3-4 दिन पहले सुना है, दोहराने का कोई आइडिया नहीं। तो इस सब से जागरूक होते हुए यासीन मलिक की जो बेगम है अकेली नहीं है। इस तरह की लगभग मेरे अंदाज से 50-60 लाख से ज्यादा लेडीज हैं। सही बात। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आकर यहाँ शादीशुदा हुई और बच्चे यहाँ पैदा हुए, जिनकी वफादारी आज भी उनकी मातृभूमि की तरफ है, पितृभूमि की तरफ नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया को तो वो मानते हैं कि वो हमारे। कैसे आप भारतीयों से जुदा करेंगे, वीड आउट करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे, क्या लेजिस्लेशन आएगा, ये सब 26 में खड़ी चुनौतियां हमें घूर कर देख रही हैं। क्या उन बच्चों को जिनका पूरा स्नेह, वफादारी, मोटिवेशन पाकिस्तान की ओर है या बांग्लादेश की ओर है, उनको हम पूर्णतः भारतीय नागरिक मान सकते हैं? क्या वो हमारी सुविधाएं शेयर करें? क्या वो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन लें? क्या वो हमारे हॉस्पिटल्स में मेडिकल फैसिलिटीज जो भारतीयों के लिए मुश्किल से पूरी हो रही हैं, उनको शेयर करें? क्या ये जो अकोमोडेशन के प्लान्स बन रहे हैं, हर एक के लिए घर, उन घरों में से एक 15-20% घर उनको चले जाए? क्या जो हम इतना फ्री अनाज देते हैं उनका हिस्सा वो लोग खा जाएं? इन सब पर एक दृढ़ निश्चय से नीतियां बनानी पड़ेंगी या बदलनी पड़ेंगी, सोच विचार करना पड़ेगा। 100% डिपोर्टेड हो जाएंगे, मैं समझता हूं उसमें बहुत समय लगेगा, शायद ना भी हो पाए।
तो इनको कैसे वीट आउट करेंगे, क्या इनकी नीति होगी? ऐसा कोई कानून नहीं है अभी। हाफ इंडियंस को आप कैसे ट्रीट करेंगे? वो कौन से नागरिक कहलाएंगे? जब हम पूरी तरह जानते हैं कि उनका दिल भारत के लिए नहीं, बिल्कुल सही बात। अपनी मातृभूमि की तरफ धड़कता है या पितृभूमि की तरफ धड़कता है, भारत के लिए नहीं धड़कता। इन सब बातों को समझते हुए उनको कौन सी नागरिकता दी जाएगी? एक पॉलिटिकल पार्टी से एक आदमी को आप निकाल देते हैं अगर वो एंटी पार्टी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। सही बात। किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर से आप उठाकर बात फेंक देते हैं एक बंदे को जो उस कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट के विरोध में कोई काम करता है। तो देश के विरोध गद्दारी करने वालों को आप कैसे ट्रीट करेंगे? जो भारत में खड़ा होकर भारत का बुरा सोच रहा है, वक्तव्य दे रहा है, देश में दे रहा है, विदेशों में जाकर दे रहा है, क्या उनके विरोध में कोई भी देशद्रोह का कानून लाया जाएगा? और ये समस्याएं अब टरकाने वाली नहीं है। They can't be wished away। और ऐसा भी नहीं सोचा जा सकता कि इनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, वो तो संभव ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है। आप इनकी मक्कारी की बातों में ही नहीं आइए सर, सीधी सी बात है। हमें मक्कारी की, हमारी छाती पर मूंग दलते रहेंगे तो हम क्या करना चाहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और मैं सोचता हूँ जल्द से जल्द इस पर विचार विमर्श और कोई लेजिस्लेशन लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ में कनेक्टेड बात है, ये जो लॉन्ग वीसा में आते हैं, मुझे बड़ा अचरज लगा कि बांग्लादेश के एक तरफ तो हम डिपोर्ट कर रहे हैं लोगों को और दूसरी ओर 1500 वीसा पर डे इशू हो रहे थे। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चला हुआ है, कोई व्यापार करने के लिए चला हुआ है, कोई एजुकेशन के बहाने चला हुआ है, कोई सैर सपाटे के लिए चला हुआ है। उसके बाद ये लोग मेल्ट अवे हो जाते हैं। अगर वो 3 महीना का वीसा पर आया, उसके बाद उसकी कोई क्या हम ट्रैक रख रहे हैं? क्या उनको कोई टोकन या कोई चिप ऐसा दिया जाना चाहिए वीसा कार्ड के साथ ताकि उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके? वो दाखिल होता है वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से, वो बसता है जाकर कश्मीर में या राजस्थान में या गुजरात में या महाराष्ट्र में और फिर खो जाता है वहां की पॉपुलेशन में। आर वी ट्रैकिंग देम? कितने आए और कितने वापस गए और कितने बस गए और कितने घुल मिल गए? तो ये एक बड़ी भारी सिक्योरिटी की समस्या है जिस पर एक बड़ी चुनौती के तौर पर, और अब समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। पानी अब सर से बहुत ऊपर जा चुका है। उसके बाद वो नेता जो हैं तो भारतीय बाय बर्थ, परिवार उनके आबादी इधर उधर हो गए, वो बात अलग है, पर वो लोग जो सरेआम तो बांग्लादेश में इसलिए लिंचिंग हो रही है भारत के हालात देखकर। सही बात। क्या हो गया भारत के हालात को पिछले 2 महीने में जब ये लिंचिंग शुरू हुई? क्या पिछले 70 साल 75-77 साल से भारत के हालात खराब नहीं थे या अच्छे नहीं थे? लिंचिंग तो हमने उल्टे तरफ ज्यादा चलती देखी है, कहीं साधुओं की और कहीं कश्मीरी पंडितों की। तो हालात यहाँ ज्यादा खराब है, किसके लिए खराब है? इन सब चीजों को फ्रेंकली क्लियरली और एक दृढ़ नीति से सोचने की आवश्यकता है, इन पर रिएक्ट करने की आवश्यकता है। और जितने भी लोग बाहर से आते हैं, एक तो अपनी वीसा पॉलिसी को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा और फिर उनके ट्रैकिंग का कि वापस समय पर लौटते या नहीं लौटते, तो उनको फौरन जहां भी हैं वहां से पकड़कर और डिपोर्ट किया जा सके। तो ये एक बड़ी इंटरनल समस्या मुझे नजर आ रही है। जहां तक सर दूसरा मुद्दा है, चूंकि हमने शुरुआत ईरान के घटनाओं से ली, और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जेंजी
प्रयोग यहां पर करने की वही नेता कोशिश कर रहे हैं जो इस 75 साल में जिसका मन हो आके बस जाए, वोटर बन जाए। वही लोग अब अंतिम हथियार जेन जी, ये भी है, क्योंकि जेन जी का एक प्रयोग, और वो प्रयोग कौन कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद स्पष्ट हो गया। वो कह रहे हैं ईरान पर हवाई हमला भी हम कर सकते हैं, हम उनको बचाने आएंगे जो ईरान में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो जेनजी आंदोलन, जबकि मैं फिर कह रहा हूं ये आंदोलन जेनजी नहीं है, वहां जन आंदोलन है। वो उसमें आम जनता की सहभागिता है। और कारण क्या है, वो ईरान की अपनी करतूत का परिणाम है। कहीं ये जेनजी प्रयोग, अब ईरान पर हम अलग से एक वीडियो करेंगे, कहीं ये प्रयोग जेनजी का भारत के लिए 2026 में एक बड़ी चुनौती न बन जाए सर। बस इसी पर हम समाप्त करेंगे सर। दिवाकर जी, जेन जी में कौन शामिल है? क्या ये हाफ इंडियंस इनकी मैं बात कर रहा हूं? राइट, लेकिन मैं आपको यहाँ ये एक बात जेन कहूंगा, जी के लिए एन ब्लॉक पॉपुलेशन नहीं है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर ये लोग जेनजी के रूप में परिवर्तित हो करके कश्मीर और जम्मू में तो कर सकते हैं, इसके बाहर अगर करेंगे तो इस देश की जनता समझ जाएगी कि कट्टरपंथ किस किस रूप में हमारे सामने आता है। और यही इनको डर है, इसलिए ये नहीं उतर रहे हैं सड़कों पर। अदरवाइज जो उनका वोट बैंक है ना सर, मैं बोल नहीं रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, वो जेनजी तो आज भी उतरने को, अभी भी उतरने को तैयार है। उसको मुद्दा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो एक वर्ग है, एक ही संप्रदाय है। उनकी कोशिश यही है कि आम सनातनी भी जन, अब समझ रहे हैं आप, वो भी जेनजी के रूप में उतर जाए, तब उनको वो किसान आंदोलन के रूप में एक मौका मिल जाएगा और एनार्किज्म फैलाने का मौका मिल जाएगा। और यही मौका नहीं मिल रहा है। ये मौका तो लोकल तौर पर कहीं भी बनाया जा सकता है। हाँ, बनाया जा सकता है। ये भी तो देखने में आया कि न्यूयॉर्क में मेयर बदली होने के बाद सड़कों पर नमाज पढ़ी गई। अरे सर, वहां का मेयर, जो न्यूयॉर्क शहर का जो मेयर बना है जोहरान ममदानी, वो सीधे सीधे उमर खालिद को चिट्ठी लिखता है। अब आप सोच लीजिए। की बात है, न्यूयॉर्क में सड़कों पर नमाज पढ़ी गई। नहीं सर, वो तो न्यूयॉर्क वाले जाने, मैंने तो अपने एक वीडियो में बोला है, वो न्यूयॉर्क वाले जाने। अच्छा है, वो भी तो देख ले, फ्रांस झेल रहा है, इंग्लैंड झेल रहा है। इंग्लैंड तो आधा हो गया, आधे इंग्लैंड में अब सड़क पे नमाज होने लगा। फ्रांस में लगभग हो ही रहा है। वो अपने अपने सदा सहता दिखाएं, अपनी उदारता, अपने अंदाज का लोकतंत्र वो दिखाएं, और अमेरिका भी दिखा के देख ले। हालांकि अमेरिकन दिखाने बहुत दूसरे तरह के होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं सर, एक प्रेडिक्शन में कर रहा हूं, जोहरान ममदानी को उसकी औकात यही अमेरिकी समाज और यही अमेरिका की सरकार, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो उसको सिखाएगी, उसको सबक सिखाएगी। आप देख लीजिएगा जी। पर हमें उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपना देश फौरन संभालना है। बिल्कुल। और 2026 की मुख्य चुनौती के रूप में मैं इस इंटरनल प्रॉब्लम को देखता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि हम अगले वीडियो में इंटरनेशनल और कुछ मुद्दे उठाएंगे, आपके साथ 2026 के शुरुआती दिन के 2-3 वीडियोस इसी मुद्दे पर होंगे। और इस मुद्दे पर आप कहां तक सहमत हैं, जो कर्नल सर बराबर उठा रहे हैं इस बात को, हाफ इंडियंस किस तरीके से भारत के लिए समस्या बन सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश की ये समस्या है। और ऑपरेशन सिंदूर में ये दिखा भी था, जब ये कहा गया था कि पाकिस्तान से रिलेटेड लोग जल्द से जल्द देश छोड़ें, और उसमें क्या किस स्थिति दिल्ली तक दिखी थी, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए देश के सामने एक बड़ी समस्या है, और इसके लिए राजनीति से और किसी भी वोट बैंक की राजनीति से दूर होकर के सरकार को सख्त फैसले लेने ही होंगे। क्योंकि कर्नल सर की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि अब समय नहीं बचा है, समय नहीं बचा है, अर्थात बहुत आगे आने वाली बड़ी चुनौतियां भारत के सामने खड़ी हुई हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्नल सर से कोई सवाल हो, प्रतिदिन वो हमारे साथ जुड़ते हैं, सवाल पूछिए, हम आपके सवालों का उनसे जवाब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर।